So today is give me a second, students. Yes, 27 June. Entry number 27. Entry for goods completed. गुड्स बन के रेडी हो गए। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने खर्चों को एब्जॉर्ब किया था, फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब किया था वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफिस के खर्चों को एब्जॉर्ब किया था फिनिश गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को एब्जॉर्ब किया था कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये एब्जॉर्प्शन मतलब क्या चल रहा था स्टूडेंट? टोटलिंग का काम चल रहा था। इसी तरह से अभी हम लोग टोटलिंग का ही काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे किसको क्लोज करना है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका आपने अकाउंट बनाया, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जो भी गुड्स बन के रेडी हो गए वो गुड्स अब वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहे, तो वो कन्वर्ट हो गए किसमें? फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस के गुड्स बन के रेडी हो गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? फिनिश गुड्स। तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस से बाहर निकालना है और किधर लेके आना है? फिनिश गुड्स। किधर लेके आना है? फिनिश गुड्स। गॉट इट? तो क्या करेंगे हम लोग? जो गुड्स बन के रेडी हो गए उसको वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के फिनिश गुड्स में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे स्टूडेंट? वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स को डेबिट क्यों किया? क्योंकि फिनिश गुड्स के पास गुड्स आ रहे हैं। और वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के यहाँ से गुड्स जा रहे हैं। तो एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ये वो एंट्री है जो गुड्स बन के रेडी हो गए, गुड्स कंप्लीटेड, गुड्स बन गए। गुड्स बनते किधर हैं? वर्क इन प्रोग्रेस में। किधर बनते? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में गुड्स बन के रेडी हो गए तो उनको वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के किधर रखना है? फिनिश गुड्स में। किधर रखना है? फिनिश गुड्स में। तो अब यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे स्टूडेंट्स? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू work in progress control account. What entry for that we are going to pass? Finish goods control account debit to work in progress control account. Okay. अब इसके बाद entry number 28. Entry for cost of goods sold. Entry for cost of goods sold. Now what do you mean by entry for cost of goods sold? ये वो गुड्स हैं जो बन के रेडी हो चुके हैं, अब उनको हम बेचने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब जो गुड्स रेडी हैं उनको हम बेच रहे हैं, उनको बेचने के लिए निकाल रहे हैं। तो फिनिश गुड्स से गुड्स उठा के हमने लेके आने किधर? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। किधर? कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब समझो स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो आप? जो गुड्स बन के रेडी पड़े उनको आप बेचने के लिए निकाल रहे हो, तो उनको फिनिश गुड्स से उठा के किधर लेके आना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। किधर लेके आना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या पास करोगे स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। वाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट? क्योंकि ये गुड्स किसके पास जा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इनको रिसीव कर रहा है। और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि वहां से गुड्स बन के बाहर निकले।
जो गुड्स रेडी थे उनको हमने बेचने के लिए निकाला। तो अब यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। समझा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इधर और एक एंट्री आता है स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिखता हूं पेंडिंग। क्यों पेंडिंग? जब हम लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा ये पेंडिंग वाला एंट्री। अभी बताऊंगा तो ये एंट्री बाउंस जा सकता है। जा सकता है मतलब आप अभी इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमने अभी तक कास्टिंग पार्ट नहीं देखा है। तो ये एंट्री हम फिलहाल पेंडिंग रखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 2 एंट्री पास होते हैं, जो एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एक को मैंने पेंडिंग रखा है। ठीक है, अब इसके बाद 29th एंट्री फॉर सेल। गुड्स बेचना है, कैश पे कि क्रेडिट पे? आप कैश पे बेचो, आप क्रेडिट पे बेचो, दोनों केस में यहाँ पे एंट्री क्या रहेगा? सेम। कैश पे बेचा तो पैसा आएगा, क्रेडिट पे बेचा तो डेटर्स। कैश और डेटर्स दोनों कौन से अकाउंट है इस चैप्टर में? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। दोनों कौन से अकाउंट है स्टूडेंट्स? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, डजंट मैटर्स, दोनों के लिए एंट्री क्या रहेगा? सेम। ओके, तो हमने गुड्स बेचे, ठीक है, मान लो कैश पे बेचा, पैसा पे गुड्स बेचा, तो हमारे पास पैसा आ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट। बट इस टॉपिक में कैश का नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। सो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? सेल्स। क्या है हमारे लिए? इनकम। रेवेन्यू जनरेट होता है सेल्स से, तो सेल्स क्या है हमारे लिए? इनकम। इनकम मतलब फायदा, प्रॉफिट। तो क्रेडिट होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विच अकाउंट? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम। तो गुड सोल्ड का एंट्री क्या आया? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। क्यों किया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट? क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सेल्स होने की वजह से हमारा इनकम जनरेट हो रहा है। सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो वो क्रेडिट होंगे। आपको पता है स्टूडेंट, 11 से आप सीखते आ रहे हो, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो ना। बट यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, तो इसका इफेक्ट सीधा किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी मान लो अगर आपने इसको उधार पे बेचा तो भी ये एंट्री सेम रहेगा। ये स्टूडेंट्स, उधार पे बेचने पे भी एंट्री सेम रहेगा। क्यों उधार पे बेचने पे एंट्री सेम क्यों रहेगा? आप उधार पे गुड्स किसको बेचोगे? डेटर्स। डेटर्स क्या है? एसेट। क्या है? एसेट। उधार पे गुड्स बेच रहे हो तो एसेट जनरेट हो रहा है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इसलिए आप डेबिट कर रहे हो। किसको डेबिट कर रहे हो? डेटर्स को। अब डेटर्स का इस चैप्टर में नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो आपने कैश सेल्स पे गुड्स बेचे हो या क्रेडिट पे गुड्स बेचे हो, दोनों केस में एंट्री क्या रहेगा? सेम। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम लोगों ने ये 3 एंट्रीज देखे। सबसे पहले जो गुड्स बन के रेडी हो गए, जो गुड्स बन के रेडी हो गए उनको हमने
वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के किधर लेके आए, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स के पास गुड्स आ रहे हैं इसलिए डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस के यहाँ से गुड्स जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट। अब इसके बाद हमने दूसरा एंट्री लिखा, एंट्री फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो गुड्स जिनको हम बेचने के लिए निकाल रहे हैं, वो गुड्स किधर रेडी पड़े थे, ये देखो फिनिश गुड्स में रेडी पड़े थे, तो अब यहाँ से निकाल रहे हैं तो फिनिश गुड्स को हमने क्रेडिट किया। डेबिट किसको किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद इधर और एक एंट्री आएगा स्टूडेंट, मैंने आपको नहीं बताया, पेंडिंग लिखा है। ये एंट्री हम सीखेंगे कब, जब हम कास्टिंग सीखेंगे, क्योंकि अभी मैं एंट्री लिखने को लिख दूं बट लॉजिकली आप समझ नहीं पाओगे। बट लेट्स सी, देख रहा हूँ आप लोगों को मैं कैमरास में, एंड प्लीज गिव योर हॉनेस्ट एक्सप्रेशन। समझा तो गुड एक्सप्रेशन, ऐसा प्रिटेंड नहीं करने का हाँ समझा सर, ऐसा नहीं। समझा तो हाँ एक्सप्रेशन, नहीं समझा तो नो 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 वरी, हम इसको सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री लिखता हूँ, यहाँ पे एंट्री कौन सा आएगा, दूसरा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये एंट्री पास होता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं रीजन बता रहा हूँ, आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे सो डोंट वरी स्टूडेंट। जब हम पहला सम या दूसरा सम सॉल्व करेंगे उसमें कास्टिंग का जब हिस्सा सीखेंगे, कास्टिंग मतलब जब लेजर अकाउंट्स का टोटलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये एंट्री मैं समझा के ही रहूंगा, उस टाइम पे समझना आसान रहता है। अभी शायद समझ लो या नहीं समझा, डोंट वरी। सो मैं यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ, वाई कॉस्टिंग प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड एंड वाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। आपने गुड्स बेचने के लिए निकाले तो उनको किधर ला के रखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब यहाँ से उठा रहे हो आप, इसलिए आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर रहे हो। और डेबिट किसको कर रहे हो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को। क्यों क्यों कॉस्ट ऑफ सेल्स से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में रखा है, इसका जवाब ये है। इधर देखो, आपने जब सेल किया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया। क्यों, क्योंकि आपने बोला सेल्स आपका इनकम है, इसलिए आपने इसको क्रेडिट किया। ये अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब उसके डेबिट में कॉस्ट ट्रांसफर होगा तब ना। तो ये उसके डेबिट में कॉस्ट ट्रांसफर हो रहा है, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में गुड्स आ रहे हैं, आने के बाद इधर सेल हो रहे हैं। थोड़ा मैं आपको और डिटेल बता रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट 11 स्टैंडर्ड का, आप ट्रेडिंग अकाउंट के में सेल्स कौन से साइड रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट साइड। अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सेल्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, डेबिट में परचेज रिकॉर्डेड ही नहीं है। इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। जब परचेज ही नहीं है तो सेल्स कैसे होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट क्रेडिट कैसे हुआ, जब गुड्स उसके डेबिट में आएंगे तो ही वो क्रेडिट से जाएंगे ना। आप बेचने के लिए कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो पहले उसके अंदर गुड्स लेके तो आओ, तो आप उसको लेके आ रहे हो, इसको यहाँ पे डेबिट किया, ठीक है। डोंट वरी, इसको मैंने पेंडिंग रखा है, जब अकाउंट सामने आएगा तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो फिलहाल मैंने एंट्री बता दिया, कुछ लोगों ने इसको समझा है, गुड, वेरी गुड। इस क्या होता है स्टूडेंट, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, टोटल कनेक्टिविटी रहता है। 11 स्टैंडर्ड से आपने जितना कुछ सीखा है वो सब काम में आता है। तो डिपेंड आपकी पढ़ाई बेसिक कितना स्ट्रांग है, जितना बेसिक स्ट्रांग होता है ना उतना अकाउंट्स आपके लिए इजी होता है। अगर हम अकाउंट्स में बेसिक चीजें नहीं पता है और रटा मार रहे हैं तो अकाउंट्स में सरवाइव करना मुश्किल पड़ता है। और अगर बेसिक समझा हुआ है, लॉजिक समझे हुए हैं, तो हार्ड से हार्ड चैप्टर भी इजी जाता है हमारे लिए। एनी हाउ डोंट वरी। तो आज हमने ये एंट्रीज डिस्कस किए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। गिव मी अ सेकेंड।
यस, गॉट इट। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। 18 जून को स्टार्ट किया था हमने। मेथड कौन सा सीख रहे हैं हम लोग? नॉन इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे हम लोग कौन है? अब एक बार फिर से पूरा ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा है। लॉजिक्स पे फोकस करना। लॉजिक्स को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो प्लीज पे अटेंशन। आप कौन हो? मैनेजर। आपका नाम? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप किसको मैनेज कर रहे हो? स्टोर को। कौन से स्टोर को? मटेरियल। आपके पास मटेरियल आ रहा है, जा रहा है, तो आपका जो अकाउंट है उसका नाम क्या है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये अकाउंट रियल अकाउंट के कंसेप्ट पे चलता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास गुड्स आया तो ये अकाउंट डेबिट होगा, आपके यहाँ से गुड्स गया तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वेजेस खर्चा है जो हम हमारे वर्कर्स को पे करते हैं, तो ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तीसरा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री के खर्चे। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फिर इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट मतलब वो जो गुड्स बन के रेडी हो गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चा पड़ता है। कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, दिस इज टोटल कॉस्ट अकाउंट, सभी खर्चों का टोटल। फिर इसके बाद आता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसको आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये काम करता है नॉमिनल अकाउंट के रूल पे। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। इसके बाद है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाउ दिस इज व्हाट? दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स 5 अकाउंट्स: कैश, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। एक्चुअली 2 ही वर्ड बोल दिए तो खत्म होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। बट कैसे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ? कैश, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। कैश और डेटर्स क्या होता है? एसेट्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी। तो ये रिप्रेजेंट करता है इन सबको। जिधर जिधर इनके नाम होंगे, इनके नाम हट जाएंगे, इसके बदले नाम क्या यूज होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने मटेरियल परचेज किया था उधार पे, तो हमारे पास मटेरियल आ रहा है, इसलिए हमने खुद को डेबिट किया। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और पैसा हमारे जेब से नहीं जा रहा है, हमने उधार पे खरीदा है, तो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी जनरेट हो रहा है, इसलिए आपने कॉस्ट लेजर कंट्रोल को क्रेडिट किया। एंट्री फॉर मटेरियल परचेस्ड ऑन कैश, आपने गुड्स पैसा देके खरीदा, आपके पास मटेरियल आ रहा है, आपने खुद के अकाउंट को डेबिट किया, आपके जेब से पैसा जा रहा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया। एंट्री फॉर मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब, आपने स्पेशल जॉब के लिए मटेरियल परचेज किया। स्पेशल जॉब मतलब मटेरियल की जरूरत पड़ी किसी खास काम की वजह से, इसलिए आप उसको खरीद रहे हो। खास काम की वजह से जरूरत पड़ी किधर? जिधर प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने की जगह वर्क इन प्रोग्रेस। तो स्पेशल जॉब के लिए जो हम मटेरियल खरीद रहे हैं वो मटेरियल सीधा किधर रिसीव होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंट्री फॉर मटेरियल परचेज फॉर रिपेयर्स, आप मटेरियल खरीद रहे हो रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग की जरूरत किसको पड़ती है? जो प्रोडक्ट बन रहा है और डिफेक्टिव बना, तो उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट को सुधारा किधर जाएगा? फैक्ट्री में। तो आप रिपेयरिंग के लिए मटेरियल परचेस कर रहे हो, तो ये मटेरियल सीधा किधर रिसीव होगा? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, आप मटेरियल रिटर्न कर रहे हो किसको? सप्लायर को। सप्लायर मतलब जिनसे खरीदा था, अब इनको आप वापस कर रहे हो, तो आपके यहाँ से मटेरियल जा रहा है, इसलिए आपने खुद को क्रेडिट किया। किसके पास जा रहा है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम क्या है? कॉस्ट लेजर, इसलिए आपने उसको डेबिट किया। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आप क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हो, आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। किसके पास जा रहे हैं? क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट।
इस चैप्टर में कैश और क्रेडिटर्स का नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। वही अकाउंट डेबिट, वही अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट इफेक्ट गेट्स कैंसिल्ड, सो नो एंट्री। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। आप मटेरियल इशू कर रहे हो, कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल। किसको इशू कर रहे हो? प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन को मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने की जगह वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपके यहाँ से मटेरियल जा रहा है, इसलिए आपने खुद को क्रेडिट किया। किसने रिसीव किया? वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपने वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट किया। गॉट इट? नेक्स्ट, हमने 19 जून को सेकेंड लेक्चर लिया था, फिर हमने ये सब डिस्कस किए थे। एंट्री फॉर डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। अब आप मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं, कहाँ से रिटर्न आ रहे हैं? प्रोडक्शन से, जहाँ पे आपने इशू किए थे। आपने किसको इशू किए थे? वर्क इन प्रोग्रेस को। तो वो आपको वापस दे रहा है। तो आपके पास मटेरियल आ रहा है, आपने खुद को डेबिट किया। वर्क इन प्रोग्रेस ने मटेरियल इशू किया, तो वो खुद को क्रेडिट कर रहा है। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू वर्क्स। आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हो, किसको? वर्क्स को। वर्क्स को मतलब फैक्ट्री को। तो आपके यहाँ से मटेरियल जा रहा है, आपने खुद को क्रेडिट किया। किसके पास जा रहा है? वर्क्स। वर्क्स मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री को आपने यहाँ पे डेबिट किया। नेक्स्ट, एंट्री फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न। ये जो मटेरियल आपने इशू किए थे, ये अभी आपके पास वापस आ रहे हैं, तो इसका रिवर्स एंट्री। आपके पास आ रहे हैं तो आपने खुद को डेबिट किया। किसने इशू किया? फैक्ट्री, तो फैक्ट्री को आप क्रेडिट कर रहे हो। एंट्री फॉर नॉर्मल डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल डेफिशिएंसी? नॉर्मल डेफिशिएंसी मतलब, डेफिशिएंसी मतलब मटेरियल कम पड़ना, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल कम पड़ गए, तो आपके पास है मटेरियल, आपको सप्लाई करने पड़ेंगे। कम पड़ गया मतलब आपको भरपाई करनी है, आपके पास है, तो आपके यहाँ से मटेरियल जा रहा है, इसलिए आपने खुद को क्रेडिट किया। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे जनरेट होती है? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री अकाउंट डेबिट होगा। अब नॉर्मल डेफिशिएंसी का ऑपोजिट सरप्लस, मतलब एक्सेस, मटेरियल ज्यादा हो गए। शॉर्टेज हुआ तो आपने इशू किया, सरप्लस हुआ तो आपके पास रिटर्न आएंगे, तो इसका रिवर्स एंट्री। स्टोर लेजर टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एंट्री फॉर वेजेस पेड। आप वेजेस पे कर रहे हो, वेजेस मतलब तनख्वाह, वर्कर्स को पगार देते। खर्चा है, इसलिए आपने वेजेस को डेबिट किया। आपके जेब से पैसा जा रहा है, इसलिए आपने कॉस्ट लेजर को क्रेडिट किया। वेजेस को पे करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेजेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मतलब वर्कर को पगार दिया क्योंकि उसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होता है? ये भी पगार है जो आप वर्कर को दे रहे हो, बट इस वर्कर ने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, इस वर्कर ने ये वाले वर्कर को मदद किया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस ये असिस्ट करता है किसको? वर्कर को, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है उसको। डायरेक्ट वेजेस किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? वर्क इन प्रोग्रेस, जिधर प्रोडक्ट बनता है। इनडायरेक्ट वेजेस किधर किधर का हो सकता है? फैक्ट्री का, ऑफिस का, सेलिंग का, डिपेंड कौन से डिपार्टमेंट को आपने इनडायरेक्ट वेजेस पे किया है। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री सीखते हैं। जो ये वेजेस पे किया था हमने, इसके टुकड़े कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको। तो इसके चार टुकड़े होते हैं। इसमें से जो डायरेक्ट वेजेस है वो किधर ट्रांसफर होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट किया। और इनडायरेक्ट के तीन टुकड़े होते हैं, तो फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग, इन सबको डेबिट किया। और क्रेडिट किसको किया? वेजेस कंट्रोल। मतलब क्या किया हमने? ये वेजेस कंट्रोल को खाली कर दिया, इसके डेबिट में जितना भी अमाउंट था उठा के इन जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिस जिस डिपार्टमेंट का जितना जितना खर्चा था। समझा? नेक्स्ट इज एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। खर्चे पे कर रहे हो, खर्चे फैक्ट्री के हो सकते हैं, ऑफिस के हो सकते हैं, सेल्स के हो सकते हैं। जो भी खर्चा पे करोगे, खर्चा है, डेबिट होगा। जेब से पैसा जा रहा है, कॉस्ट लेजर क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मैंने कंबाइन एंट्री पास किया है, फैक्ट्री, ऑफिस, सेल्स, तीनों को एक साथ पे कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये किस पे चार्ज होता है? टेंजिबल एसेट्स पे। क्यों चार्ज होता है? क्योंकि हम एसेट्स को यूज करते हैं। एसेट्स को यूज करने की वजह से उनकी वैल्यू गिरती है। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज नथिंग बट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट्स बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर ऑफ एसेट। एसेट को यूज करने की वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है, इसलिए हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर हमने फैक्ट्री के मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो फैक्ट्री का खर्चा, इसलिए फैक्ट्री डेबिट। हमने ऑफिस के फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो ऑफिस का खर्चा, इसलिए ऑफिस डेबिट। वो शोरूम का फर्नीचर था, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डिलीवरी वैन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डेबिट किया। जिस डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन होगा वो डिपार्टमेंट डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट का वैल्यू कम होता है, इसलिए एसेट क्रेडिट होगा। एसेट का इसमें नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसलिए अकाउंट क्रेडिट हुआ। इज इट क्लियर? ओके। फिर इसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने यहाँ से डिस्कस किया था एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, लॉस मतलब नुकसान, एबनॉर्मल मतलब नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। हम इसको अवॉइड कर सकते थे, हम इससे बच सकते थे, बट किसी कारण, किसी एक्सीडेंट के वजह से ये खर्चा हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो इसमें दो केस है, टेकन आउट ऑफ प्रोसेस, नॉट टेकन आउट ऑफ प्रोसेस। टेकन आउट ऑफ प्रोसेस, क्यों प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हो? ये वो नुकसान है जिसको हम सुधार नहीं सकते। खराब हो गया प्रोडक्ट और इसमें सुधरने के कोई चांसेस नहीं है, तो इसको हम हमारे प्रोसेस से उठा के बाहर फेंक रहे हैं, ये हमारा टोटल लॉस है, इसलिए हम कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। और ये बन किधर रहा था? वर्क इन प्रोग्रेस, तो वहां से ये चला गया, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस को हमने क्रेडिट किया। तो एबनॉर्मल लॉस अगर इतना बुरी तरह से नुकसान है कि उसमें सुधरने के कोई चांसेस नहीं है, तो उसको हम यहाँ से उठा के फेंक देते, तो हमारा लॉस है, इसलिए हमने कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किया। और ये प्रोडक्ट कहाँ से निकल गया? वर्क इन प्रोग्रेस से, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। दूसरा केस है नॉट टेकन आउट ऑफ प्रोसेस, ये भी एबनॉर्मल लॉस है, बट इसको हमने हमारे यहाँ से निकाल के बाहर नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि इसमें सुधरने के चांसेस हैं, आप इनको सुधार सकते हो। तो क्या किया? जिधर खराब हुए वहां से निकाल दिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको किया? आपको, आप मैनेजर हो, तो ये गुड्स, बिगड़े हुए गुड्स वापस आपके पास आएंगे, इसलिए आपको डेबिट किया जा रहा है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद टोटलिंग का काम स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको कॉस्ट शीट रिवाइज करवाया था। कॉस्ट शीट को हमने यहाँ पे रिवाइज किया था, क्यों? क्योंकि हमें टोटलिंग करना सीखना है। कॉस्ट शीट जो काम एक पेज में करता है, 2 पेज में करता है, वही ये चैप्टर 10 पेज में करता है। कॉस्ट शीट स्टेटमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, आप उसी कॉस्ट शीट को आप जर्नल एंट्रीज फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हो, डबल एंट्री कंसेप्ट के हिसाब से, इसलिए चैप्टर का लेंथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट शीट थोड़ा दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। कॉस्ट शीट जब हमने सीखा था तो उसकी शुरुआत की थी हमने रॉ मटेरियल से, फिर दूसरा खर्चा वेजेस, फिर तीसरा खर्चा एक्सपेंसेस, फिर इन तीनों का टोटल किया, इसका नाम रखा हमने प्राइम कॉस्ट। फिर हमने इसमें ऐड किया फैक्ट्री का खर्चा, टोटल का नाम रखा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। फिर हमने इसमें ऐड किया वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, टोटल का नाम रखा नेट वर्क कॉस्ट। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑफिस का खर्चा ऐड किया, तो जो टोटल आया उसका नाम रखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें फिनिश गुड्स, ये खर्चे ऐड किए, जो टोटल मिला उसका नाम रखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें सेलिंग का खर्चा ऐड किया, जो टोटल मिला उसका नाम रखा टोटल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हमने इसमें प्रॉफिट ऐड किया, क्या मिला, सेल्स। तो ये कॉस्ट शीट ने क्या किया था, सिंपल ऐड करते गया टोटल टोटल, फिर उसने सेल्स फाइंड आउट कर लिया। अब वही काम आपको करना है। तो जर्नल एंट्रीज में टोटलिंग कैसे होगा, इधर देखो, ये फैक्ट्री को उठा के खाली करना है, किधर, वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर ऑफिस को उठा के खाली करना है, किधर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को उठा के खाली करना है, किधर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद ये वर्क इन प्रोग्रेस को यहां से उठा के किधर लेके आना है, फिनिश गुड्स में। फिर फिनिश गुड्स को यहां से उठा के किधर लेके आना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये मैंने आज आपको 3 एंट्री बताया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, जो गुड्स बन के रेडी हो गए उसको हमने वर्क इन प्रोग्रेस से उठाया और किधर लेके आए, फिनिश गुड्स। फिर फिनिश गुड्स को हमने बेचने के लिए निकाला, तो हमने फिनिश गुड्स को यहाँ से उठा के किधर लेके आए हम लोग, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में। किधर लेके आए, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसके बाद की जो भी एंट्रीज है ना, वो सब टोटलिंग की एंट्रीज है। किसकी एंट्रीज है, टोटलिंग की एंट्रीज है। तो वो कॉस्ट शीट समझा हुआ रहेगा ना, तो टोटलिंग समझने में दिक्कत कम होती है। देखते हैं। अब सबसे पहले फैक्ट्री के खर्चों को उठा के रखते हैं। फैक्ट्री के खर्चों को उठा के किधर रखना है, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री का खर्चा खाली हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस में भर दिया, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट किया, फैक्ट्री को क्रेडिट किया। अब जब फैक्ट्री को आप खाली करते हो, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन? खर्चा था फैक्ट्री में 100 रुपया, वर्क इन प्रोग्रेस उठा के लेके गया 90 रुपीज, 10 रुपया नहीं लेके गया, तो वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। वो 10 रुपया वहां पे वो छोड़ के गया, तो वो 10 रुपया कौन बेयर करेगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो 10 रुपया आप किसको दोगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको आप कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करते हो। क्रेडिट कौन होगा, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री अकाउंट पूरा खाली हो गया। अब जब अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो उसका रिवर्स ओवर एब्जॉर्प्शन भी तो हो सकता है। मतलब खर्चा था 100 रुपया, वर्क इन प्रोग्रेस उठा के लेके गया 120 रुपया, 20 रुपया ज्यादा लेके गया, तो वो 20 रुपए को ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। वो 20 रुपीज का ओवर एब्जॉर्प्शन का एंट्री पास होता है। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री होता है, ओवर एब्जॉर्प्शन में फैक्ट्री टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हमने सीखा एंट्री फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस के खर्चों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑफिस के खर्चों को उठा के किधर रखेंगे, फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स को भर रहे हैं इसलिए डेबिट किया, ऑफिस को खाली कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट किया। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है, खर्चा छोड़ के गया है, तो वो खर्चा कौन लेके जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और अगर ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेलिंग के खर्चों को खाली कर रहे हैं, सेलिंग के खर्चों को उठा के रख रहे हैं किधर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ तो कॉस्टिंग प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद आज का लेक्चर आपने सीखा जो गुड्स बन के रेडी हो गए, इनको आपने वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के किधर लेके आए, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के पास गुड्स आए इसलिए आपने उसको डेबिट किया, क्रेडिट किसको किया, वर्क इन प्रोग्रेस को। फिर जो गुड्स बन के रेडी हो चुके थे उनको बेचने के लिए निकाल रहे हो, तो उनको फिनिश गुड्स से उठा के किधर लेके आ रहे हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सब टोटलिंग का काम चल रहा है स्टूडेंट्स, टोटलिंग कर रहे हैं हम लोग जर्नल एंट्री फॉर्मेट में। तो फिनिश गुड्स को खाली करना है, फिनिश गुड्स को क्रेडिट किया, डेबिट किसको किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को उठा के किधर खाली किया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
और फिर फाइनली हमने क्या किया, सेल करने के टाइम पे सेल हमारा इनकम है, इसलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट अकाउंट हमने क्रेडिट किया, पैसा आ रहा है इसलिए कॉस्ट लेजर हमने डेबिट किया। उधार पे भी बेचा होगा तो भी यही अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि डेटर के लिए भी यही नाम है, तो कैश सेल्स पे भी यही एंट्री आएगा, क्रेडिट सेल्स पे भी यही एंट्री आएगा। समझा? तो ये जो लास्ट आज का लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर में जितने भी एंट्रीज आपने देखे, ऑल एंट्रीज आर ऑफ टोटलिंग करने का काम चल रहा है। स्टेटमेंट में टोटलिंग काफी आसानी तरीके से होती थी, बट जर्नल एंट्री में टोटलिंग करने के काम को ऐसी किस तरह से करना पड़ेगा, उसके लिए भी जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? समझा आप लोगों ने? गुड। तो अभी ये पूरे ट्रीटमेंट को एक बार अच्छी तरह से याद रखना है स्टूडेंट। जब तक ये अच्छी तरह से याद नहीं होगा तब तक सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि सम सॉल्व करने में एंट्रीज मिक्स देते थे, ट्रांजैक्शंस ऊपर नीचे रहते हैं, वेजेस पेड, तो वहाँ पे हमें वेजेस का एंट्री पे करना है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो उस टाइम पे आप पूछोगे एंट्री कैसे आया, वो तो मैं 4 लेक्चर से आपको समझा रहा हूँ। तो एक बार एंट्रीज बाय हार्ट हुआ फिर सम समझने में दिक्कत नहीं होती है, बट एंट्रीज को अगर हमने बाय हार्ट नहीं किया तो सम के टाइम पे आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहा है, कुछ कोई नहीं समझ में आ रहा है, सर बोलते जा रहा है लिखते जा रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट स्टूडेंट। ये जो 4 लेक्चर्स का हमने मेहनत किया ना, उसके ऊपर वो लेक्चर्स डिपेंड कर रहे हैं। एंड ये जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये 2 टॉपिक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, ये 2 टॉपिक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। इसलिए मैं एंट्रीज को काफी स्लोली गया हूँ, 4 लेक्चर्स लिए मैं, दिस इज माय 4th लेक्चर। आज भी आपके पास एक दिन है, एंट्रीज को अच्छी तरह से बाइट करो। मैं कोई सम आज स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, आप लोग क्लास जाओगे, नोट्स कलेक्ट करोगे, आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बट सिर्फ नोट्स कलेक्ट करने से आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, एंट्रीज बाय हार्ट करना भी जरूरी है। एंट्रीज बाय हार्ट करो, ऑफिस में जाओ, नोट्स कलेक्ट करो, क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करते देते रहूंगा बच्चे लोग। इज इट क्लियर? दिस विल बी अवर मोड ऑफ टीचिंग। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हिस्सा था इसलिए लेक्चर 1 आवर से एक्सटेंड ही नहीं हुआ, कभी कभी 50 मिनट्स में भी कंप्लीट हो गया, बट अभी सम स्टार्ट होंगे नेक्स्ट लेक्चर से, तो 1 आवर का कैलकुलेशन दिमाग में मत रखना। पहला सम ही सॉल्व होने के लिए 1.5 आवर चाहिए या 2 आवर्स भी लग सकते हैं, सो डिपेंड। अभी तक ट्रीटमेंट था, सीखने का काम था, तो मैंने आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया, थोड़ा थोड़ा आपको खाने के लिए दे रहा था। अभी आप अच्छी तरह से खाना खा चुके हो, डाइजेस्ट करना आपका काम है, अब एक्सरसाइज। नेक्स्ट कैलकुलेटर चाहिए,